जी हाँ, तो बिहार में फिर से सुशासन सरकार, नीतीश कुमार बरकरार और परिवर्तन को एक तरीके से खारिज किया गया। बदलाव 15 साल बाद भी नहीं हो रहा है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार, बार बार वादा किया जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है तो फायदा होगा, केंद्र में भी राज्य में भी डबल इंजन की सरकार। और देखिए, डबल युवराज, यहां पर डबल युवराज, हालांकि 103 सीटें अभी भी हैं, 103 सीटें अभी हैं महागठबंधन के खाते में, लेकिन क्लियर कट मैंडेट जो है, स्पष्ट जनादेश जो है, वो बीजेपी को, एनडीए को मिल चुका है। देखिए, एक बार फिर से 127 सीटों के साथ मैजिकल फिगर 127 सीटों के साथ एनडीए अभी सरकार बनाता नजर आ रहा है। और यहां पर डबल युवराज, डबल इंजन की सरकार या डबल युवराज। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय अब इस वक्त जुड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, बाल बाल बच गए? नहीं, बाल बाल क्यों बचे? आप देखेंगे कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी हमारी, लगभग 140 के आसपास हमारी सीट आने का हमें अंदाज है। 140 अभी भी लगभग, हाँ अभी भी। अच्छा, क्या बड़े फैक्टर आपको लगता है रहे? क्योंकि नीतीश को लेकर थोड़ी नाराजगी रही, नीतीश कुमार को लेकर उनकी सीटें जरूर कम हुई है, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, बीजेपी ने सारे देश को अगर आप देखेंगे, जहां जहां चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, बीजेपी में बड़ी अच्छी स्वीप किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने स्वीप किया है, गुजरात में बीजेपी ने स्वीप किया है, जहां जहां बाई इलेक्शन हुए सब दूर बीजेपी ने स्वीप किया। इसका मतलब है कि मोदी जी के नेतृत्व का जादू अभी भी कायम है। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो बिहार में ये बात सही है कि जेडीयू जितना अच्छा परफॉर्म करने की हमको उम्मीद थी, उसकी तुलना में उनका स्ट्राइक रेट कम रहा। मैं समझता हूँ वो लोग एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करूँ अच्छा नहीं है, पर वहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। सीएम नीतीश ही होंगे? हाँ, क्योंकि सीएम नीतीश जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, तो नीतीश जी ही सीएम होंगे। और बंगाल में भी उम्मीद जग गई है बिहार चुनावों के बाद। शुरुआती रुझान ने नतीजे कहिए, बंगाल को लेकर उम्मीद जगी है? बंगाल में तो आप देख लेना, स्वीप होगा बिल्कुल, बीजेपी की वहाँ एकदम सरकार बनेगी। और मेरा दावा है, आप देखना कि लोग आश्चर्य करेंगे जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, क्योंकि कल्पना भी नहीं कर सकता कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती। अच्छा, ये भी कहा जाएगा कि भाई जीते बेशक नीतीश या एनडीए, जीता एनडीए, लेकिन तेजस्वी भी हारे नहीं है सर। तेजस्वी भी हारे नहीं है। 103 सीटें महागठबंधन, तेजस्वी भी हारे नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मुझे मध्य प्रदेश का आपको चुनाव याद दिलाता हूँ। कभी कभी लोग लुभावने नारों के कारण 2-4% वोट भी इधर से उधर स्वीप हो जाता है, तो उसका फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताऊँ, 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया था। शिवराज जी लोकप्रिय भी बहुत थे, पर वह 15 साल पहले जो बच्चा 3 साल का था, 4 साल का था, उसको ये पता नहीं था कि दिग्विजय सिंह जी के राज में गड्ढे थे, लाइट नहीं थी, सड़कें खराब थी। वो जब 18 साल का हुआ तो उसे लगा कि अब मुझे पहली बार वोट देना है तो परिवर्तन करना चाहिए। मैंने जब से होश संभाला, मैं नीतीश जी को देख रहा हूँ, मैं शिवराज जी को देख रहा हूँ, तो इसीलिए 2-3% जब वोट इधर से उधर स्विंग होता है तो वो असर डालता है। तो मुझे लगता है कि नया वोट को आकर्षित किया है तेजस्वी ने, जिस प्रकार के मुझे रुझान दिख रहे हैं। ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय जी, आप रहिए हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त स्मिता प्रकाश, एएनआई के एडिटर हैं, वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मिता जी, पहले जब आपसे चर्चा हो रही थी कोरोना का असर होगा, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, मतलब कोरोना के बावजूद 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 128। आई थिंक अभी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 127 सीट पे आगे है और महागठबंधन 100 सीटों पर आगे है। तो जो फर्स्ट वोट्स जब निकले थे तो उस टाइम तो ऐसे लग रहा था तेजस्वी सिक्सर मार गए हैं, लेकिन और एग्जिट पोल्स भी यही कह रहे थे। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि
जो साइलेंट वोटर है बिहार का और महिला वोटर्स, दे हैव बीन लॉयल टू द एनडीए। उन्होंने एनडीए को दिया है अपना वोट, और उन्होंने कहा, बताया नहीं, जो पोलस्टर्स गए थे उन्होंने बताया नहीं कि वो किसे वोट दे रहे हैं। दे आर द साइलेंट वोटर्स। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि लेफ्ट पार्टीज जो हैं 19 सीटों में आगे हैं। 19 सीट लेफ्ट पार्टीज किनकी सीटें खा गई? कांग्रेस की तो खाई गई हैं और आरजेडी की भी खा गई, क्योंकि सीमांचल के इलाके में 24 सीट्स होती हैं और वो 24 सीट्स में आरजेडी शुड हैव डन मच बेटर। वहां पर एनडीए जो है, बीजेपी खासकर, दे आर डूइंग वेल, और वहां पर आप देखेंगे एमवाई कॉम्बिनेशन है, और एमवाई कॉम्बिनेशन बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड तो रहा ही नहीं है, ना एनडीए का रहा है, और वहां पर भी एनडीए, इफ दे आर डूइंग वेल, दैट मीन्स जो एनडीए का जो मैसेजिंग था ऑफ विकास, दैट हैज रियली वर्कड। जो तो बहुत से पोलस्टर्स जो ट्रेडिशनली सोचते हैं कि एमवाई जो है वो वोट नहीं करेंगे एनडीए को। एक सेकंड, एक ब्रेकिंग है। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस, उदित राज आप जानते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और स्टार प्रचारक भी, इस बार उनको बनाया गया। अब वो कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव होने पर ट्रंप हार जाते क्या? अब वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों हैक नहीं हो सकती है ईवीएम। वो कह रहे हैं क्यों हैक नहीं हो सकती है ईवीएम? ईवीएम से चुनाव होने पर ट्रंप हार जाते क्या? अब वो ईवीएम पर सवाल, पहले एमवीएम कहा गया था, मोदी वोटिंग। हाँ बोलिए स्मिता जी, बोलिए, उसके बाद राकेश। अमन जी, एक बात मैं कह दूं कि ये भारतीय लोकतंत्र की त्रासदी इन दशकों में हुई है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही चुनौती दे रही है। ये अगर अभी बिहार का रिजल्ट जैसे प्री पोल में दिखा रहा था, सुबह तक ठीक था ईवीएम, नहीं प्री पोल और पोस्ट पोल में दिखा रहा था, एग्जिट पोल में दिखा रहा था, तो बीजेपी ने कहीं नहीं कहा ईवीएम का प्रॉब्लम है। जहां हम चुनाव हारे महाराष्ट्र में, हमने ईवीएम का सवाल नहीं उठाया। जहां हम हारते हैं वहाँ ईवीएम तो उनके लिए देवता है, जहां हम जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम राक्षस है। ये देवता और राक्षस की जो कहानी कांग्रेस कहती है बदले, ये जनता का अपमान है, मैंडेट का अपमान है। वो तब है ना जब राहुल गांधी खुद मोदी वोटिंग मशीन कहते हैं, जब उनके नेता कह रहे हैं तो वो भी तो वही कहेंगे ना स्मिता जी। बिल्कुल, मतलब ईवीएम पर सवाल उठाना या इलेक्शन प्रोसीजर पर सवाल उठाना, मतलब इंडिया हैज बिकम द फ्लैग पोल, जैसे कहते हैं ना, सारा विश्व देखता है कि भारत कैसे इलेक्शन करता है। वोटिंग मशीन हाथियों पर ले जाए जाते हैं और देश के कोने कोने में वहां पर इलेक्शन बूथ है ताकि लोगों को चलना ना पड़े, दूर दूर तक मीलों मील चलना ना पड़े। इट हैज बीन कंडक्टेड इन अ परफेक्ट मैनर इन बिहार, और इस पर अब सवाल उठाना, मतलब एक बात तो तय है ना कि कांग्रेस इज द लूजर इन दिस इलेक्शन। चाहे आरजेडी सरकार बनाए, चाहे बीजेपी सरकार बनाए, जेडीयू जीते या हारे, लेफ्ट जीते या हारे, लूजर जो है वो ये पंक्चर पार्टी है कांग्रेस, जिसकी वजह से आरजेडी की जो टैली है वो कम हुई है। महागठबंधन अगर इतने सीट नहीं ला पाता, वो कांग्रेस की वजह से नहीं ला पा रहा है। तो अगर कोई रोना धोना पहले शुरू कर रहा है वो है कांग्रेस। ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय जी, अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो बंगाल में भी तो ईवीएम से ही चुनाव होगा ना? नहीं, मैंने बताया ना, अभी राकेश जी ने ही बताया कि हमने कभी ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठाया। हमें यदि डेमोक्रेसी में हार होती है तो हम इसको ईमानदारी से हार मानते हैं और मानना चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, और हमारे यहाँ की चुनाव पद्धति को सारी दुनिया मानती है, देखती है, और अहिंसक सरकार बदल जाती है। ये हमारे देश के प्रजातंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता है। तो पर ऐसे समय में ऐसे बयान आना कि ईवीएम मशीन है, हार के लिए वो जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हार को बड़े दिल से हार मानना चाहिए, और कांग्रेस शायद इस दिशा में हार स्वीकार नहीं करती है और इस प्रकार के ब्लेम करती है। अपने नेतृत्व के प्रति आप देखिए, कांग्रेस कितनी बड़ी कांग्रेस थी, देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी थी, राजनीतिक दल था। आज इसकी हालत क्यों ऐसी हो गई? इसलिए कि नियत, नीति और नेता तीनों ही गड़बड़ है, और इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। अच्छा, बिहार चुनाव के नतीजों या शुरुआती रुझानों या नतीजों का बंगाल के लिए क्या मैसेज सर? कैलाश विजयवर्गीय जी। देखिए, बंगाल तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पर अराजकता है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार है और जिस तरीके से हिंसा की राजनीति है, वहाँ की जनता में ममता जी के प्रति आक्रोश है। आक्रोश नहीं, मैं एक दूसरे शब्द का प्रयोग करता हूँ, घृणा है। लोग ममता जी से घृणा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बंगाल में लोग
जो दूर से देखते हैं वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी, मैं दावे से कह रहा हूँ, और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक। स्मिता जी, जो पहले आपसे बात हो रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि कोरोना का भी असर नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी असर नहीं हुआ, ऐसा क्या मतलब क्या ब्रांड मोदी, क्योंकि नीतीश के खिलाफ तो नाराजगी नजर आई, सीटें कम हुई, हालांकि उतनी नाराजगी नहीं कही जा सकती, लेकिन कोरोना के बावजूद 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद एनडीए की वापसी। जी देखिए, मैंने किसी और चैनल में भी यही कहा कि कुछ ऐसी बात होती है कि जो कुछ वोटर्स होते हैं वो पोलस्टर्स को कुछ और बताते हैं। जब जो हेलीकॉप्टर जर्नलिस्ट यानी कि दिल्ली से जो जर्नलिस्ट आते हैं उनसे कुछ और ही बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो चैनल जो है वो क्या चाहता है और वो वैसे साउंड बाइट देते हैं। बिहार के और उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स होते हैं उनमें ये खासियत होती है कि वो जिस तरह का साउंड बाइट चाहिए उस तरह का साउंड बाइट देते हैं और रिपोर्टर्स फाइल करते हैं। इसलिए आपने देखा कि बहुत से रिपोर्टर्स जो यहाँ से गए थे, दिल्ली से गए थे बिहार, उन्होंने कहा क्लीन स्वीप फॉर तेजस्वी, लेकिन जो लोकल रिपोर्टर्स हैं वो यही कह रहे थे कि जो आक्रोश था वो, हाँ जरूर नाराजगी है कि जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, और नीतीश अभी भी जो है वो सोशलिस्ट एरा में अटके हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट कुछ हद तक हुआ है। जो सड़क है, बिजली है, पानी है, वो गांव तक पहुंच चुका है। जो सिक्योरिटी वाला था ना कि विमेन सिक्योरिटी, महिलाओं के लिए जो सुरक्षा का प्रबंध, और फिर जिसको हम प्रोहिबिशन के बारे में हम बहुत से शहरी लोग सोचते हैं कि इट्स नॉट रियली अ बिग डील, लेकिन गांव में इट इज अ वेरी बिग डील। महिलाओं के लिए ये बहुत अहम बात है। तो ये वोटर्स जो हैं वो, उन्हें नाराजगी जरूर हो सकती है, बोरियत जरूर हो सकती है, लेकिन जैसे कि एक पुरानी जीन्स में कंफर्ट होती है ना, या एक सूती साड़ी जिसको आपने सालों साल पहना है, उसमें एक कंफर्ट फैक्टर है। तो उस कंफर्ट फैक्टर को देखकर वो एनडीए या नीतीश की तरफ उनका झुकाव रहा है। हाँ, नए ब्रांड में, नए जीन्स में, नए कोक में, नए बर्गर पिज्जा में इंटरेस्ट हो सकता है, पर शायद आप उसे 5 साल रोज रोज नहीं झेल सकते। कंफर्ट फैक्टर है, लेकिन नीतीश खुद ऐसा लगा थक गए जब उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव, तो उनकी तरफ से ये मैसेज गया। लेकिन आलोक मेहता कुछ मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं। आलोक सर, ये साइलेंट वोटर का कमाल कहा जाए कि एकदम से पलट गया एग्जिट पोल? जी अमन जी, देखिए मैं कह रहा हूँ इसलिए कि एग्जिट पोल जैसा अभी कह रही थी स्मिता जी, एग्जिट पोल में वो होता है कि आपने कुछ सैंपल 50,000, 25,000 या जो भी दावे किए जाते हैं, वो भारत जैसे देश में जहां हर परिवार में 2 लोगों की अलग अलग राय, हमारे आपके भाई में भी अलग अलग राय भी हो सकती है। हम अपने चैनल में सुधीर जी से भी पूछिए, कई लोग अपने साथी होते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं ऐसा ठीक दिख रहा है। नंबर 1, इसलिए उनको बहुत निष्कर्ष में नहीं निकालता। जहां आपने कहा, मैं असल में कहना चाह रहा था उस मुद्दे पर, नशाबंदी को लेकर के हमारे कई मित्रों ने, सारे चैनल्स में आप जानते हैं, सब लोग सहयोग अपने आपके साथी भी हैं, कि नशाबंदी पर लोग ब्लैक में मिल रहा था इसलिए लोग नाराज है। ऐसा नहीं, महिलाओं को आप देखिए ब्लैक में ड्रग्स भी मिलती है मुंबई में, ईरान में, नशाबंदी छोड़िए, मैं ईरान भी गया हूं, ईरान में भी पूरा प्रतिबंध है, लेकिन वहां भी कहीं कहीं उस तरह से नकली, मतलब जैसे कहते हैं कि ब्लैक में मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या पूरा महिलाएं वहां हो जाएंगी? यदि यहां पर तलाकशुदा के लिए कानून लाया गया तो उससे क्या महिलाएं प्रसन्न नहीं हुई, चाहे मुस्लिम महिलाएं हो? नशाबंदी से गरीब आदमी ब्लैक में कहां वो 1500 रुपए का खरीदेगा, जिसे खाने के लिए नहीं है। ये कहा जाता है वो 1500 रुपया हो गया और वो मारपीट कर रहा है। अरे भाई, इक्का दुक्का तो हो सकता है। तो नशाबंदी ने भी एक फायदा दिया, महिलाओं में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। 6,000 रुपया हमारे आपके लिए बहुत कम लग सकता है, हो सकता है दिल्ली में जो हमारे कई साथी हैं वो 6,000 रुपए की चाय पी लेते होंगे 2 लोग बैठ करके, वहां के लिए 6,000 में पूरा महीने का परिवार का खर्च भी चल जाता है, बीज के लिए, पानी के लिए खर्चा निकलता है। इस सब का फायदा हुआ है। इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को जो सुधीर जी कई बार ऐसे प्रोग्राम करते हैं, इसलिए मैं ध्यान दिला रहा हूं कि इन सारे, और अभी मधु जी ने भी जिक्र किया, देखिए जो लोग जमीनी नहीं जाते वो हमारे चाहे मीडिया के साथी हों, और वैसे भी सुधीर जी ने कुछ मीडिया पर कहा था, मैं उनसे थोड़ा असहमत हूं, शायद वो मान जाएंगे अब मेरी बात। मीडिया सारा एक जैसा नहीं है, हम भी प्रतिपक्ष के लोगों के साथ भी बैठते हैं
सुधीर जी भी जब सत्ता में नहीं थी बीजेपी, तब भी उनके अच्छे सब लोग मित्र भी थे, उनसे मिलते थे। इसलिए सारा मीडिया ऐसा नहीं कि प्रतिपक्ष, कल भी हम तेजस्वी से मिलेंगे, लालू जी से भी, लोगों को हमारी कोई दुश्मनी किसी की नहीं है जी। लेफ्ट पार्टी, जैसे राकेश सिन्हा जी बहुत सही बात कहते हैं, विरोधी दल के लोग, उनका टीएमसी वाले भी तारीफ कर जाते हैं, मैंने देखा सेंट्रल हॉल में, तो या कांग्रेस वाले जाकर के बधाई देते हैं, राकेश जी बोलते हैं, तो ये बड़ी परिपक्वता है डेमोक्रेसी की। ये ट्रंप की, जो ट्रंप से या चाइना से प्रभावित हमारा मीडिया में भी लोग हैं। इवन मैं आपसे आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप जरा स्टडी कभी इन्वेस्टिगेशन कराइएगा, कई वर्षों से मैं जानता हूं, एम्बेसीज को देकर के इस तरह के पोल, ये पोल, उस पर करोड़ों रुपया लोग कमाते रहे हैं। मैं उन चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों के नाम, लेकिन मैं उन लोगों के हाई कमिश्नर, एम्बेसडर ने बताया कि हमको तो रिजल्ट आने से पहले आप सारे लोग दे देते हैं, वही जो आप चैनल में जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लॉबी भी काम करती है, शराब लॉबी काम करती है। नशाबंदी तो गुजरात में कब से है, वहां भी कोई ब्लैक में मिल जाता है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वहां गुजरात में बीजेपी को वोट नहीं मिलता है? या कभी कांग्रेस एक जमाने में थी, तब भी नशाबंदी रही होगी तो वोट नहीं मिलता था। ये जो धारणाएं हैं, सकारात्मक भावनाएं यदि सफल होगी, योजनाएं ठीक से इंप्लीमेंट होगी, मैंने कहा 100% हो गई, हो सकता है 60% हुई, जैसा मैंने कहा, पानी, बिजली, सड़क अभी भी रहेगा लोकल आदमी के लिए, कारपोरेशन के लिए। वो मुद्दे को ध्यान में रखेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। हम और आप तो लोकतंत्र के पक्ष में हैं, सत्ता किसी की भी हो। जी आलोक जी, जो आप बात कह रहे थे उसी से निकलती हुई बात यह है कि आप जानते हैं बीजेपी बहुत समय से अब विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। अगर मेरे पास लिस्ट है, 2015 में बिहार में हारी थी, केरल हारी, तेलंगाना हारी, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, पंजाब, फिर मध्य प्रदेश। एक लाइन से बीजेपी ने बहुत सारे विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र लास्ट। इस बार भी अगर बीजेपी बिहार में हार जाती तो आपको ऐसा लगता है कि स्थिति बहुत खराब होती और जो बहुत सारे अनकंफर्टेबल सवाल उठने शुरू हो जाते। तो ये जो जीत आई है बीजेपी के लिए बिल्कुल सही समय पर आई है। देखिए, सवाल उठते मेरे प्रतिपक्ष का थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ जाता। राहुल गांधी जी अभी भी हो सकता है अभी 5-15 सीटें आ जाए, तब भी वो कहेंगे मेरी जीत है। इसलिए ये सही है कि पराजित होने पर समीक्षा की आवश्यकता होती है। जिन राज्यों को आपने गिनाया जहां सत्ता में नहीं थे वहां अपना प्रभाव बढ़ा रही है। लेकिन मेरा मानना है, सुधीर जी आप भी जानते हैं, मैं कई संस्थानों में काम किया हूं, आपने भी कई संस्थानों में काम किया। ये जरूरी नहीं है कि आपका सब नंबर 1 ही आप हों। आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, यदि, और वही मैंने शुरू में बीच में भी कहा था कि यदि बीजेपी लगातार काम करती रहे, क्या केवल वो सत्ता के लिए आए हैं, तब तो मैं भी उनकी आलोचना करने में नहीं चूकूंगा। मेरा मानना है कि उनको लगातार प्रतिपक्ष में रह करके लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरा यही आपत्ति तेजस्वी यादव जी से भी रही है, आज भी है, कि उनके लोग यदि सत्ता में नहीं थे, लेकिन उनके एक समय तो अभी भी उनके विधायक कम नहीं थे, उन विधायकों ने क्या उन लोगों के लिए किया, गरीबों के लिए? वो करते तो क्यों नहीं आज उससे ज्यादा नंबर आता, डबल। लेकिन इसलिए नहीं आता, और बीजेपी भी यदि नहीं करेगी तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सही है, मोदी जी के अकेले बल पर, अमित शाह जी पर या 4 अध्यक्ष नड्डा जी पर करेंगे तो काम नहीं चलेगा। यही उनको आगे करते रहना पड़ेगा। यदि हारे हुए जगह पर अगले दिन से फिर काम शुरू करेंगे, मैंने देखा है पहले इसी तरह से सत्ता में आई है बीजेपी या कांग्रेस, जो भी पार्टी होती है, समाजवादी कई जगह आए, वो इसी बल पर आए कि सत्ता के साथ, और वही मीडिया का धर्म है कि हम केवल सत्ता के साथ कभी नहीं हैं, हमको कड़वा सत्य तो बोलना ही होगा। जो अच्छा लगता है उनका सत्ता का वो भी हम बोलेंगे। हम और आपको चाहे गालियां, आपको ट्रोलिंग होता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गालियां खाना श्री कृष्ण भगवान ने सिखाया है, 101 गाली तक चलने दीजिए। जी, लेकिन हारे तो तेजस्वी भी नहीं है। जीते बेशक नीतीश, जीता बेशक एनडीए, राकेश सिन्हा जी हारे तो तेजस्वी भी नहीं है। देखिए, वास्तव में क्या है कि मैंने कहा कि 15 साल के शासन के कारण थोड़ी एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर तो होगा ही। आप हर समय सबको खुश नहीं रख सकते हैं, अपेक्षाएं बढ़ी हैं। जो कहा कि एस्पिरेशनल बिहार, पहले बिहार को था कि नेगेटिविज्म से बाहर निकालना, नेगेटिविज्म से 10 साल तक बाहर निकाला, एक औद्योगिक विकास हो, बिहार में कृषि का विकास हो, किसानों तक पहुँचें। अब एस्पिरेशंस बढ़ा है, उस एस्पिरेशंस को टैप करना है। परंपरागत तरीके से आप उसको टैप नहीं कर सकते हैं।
बिहार में जैसे मेक इन इंडिया, जब भी प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में दो भाइयों से बात की, वो दोनों भाई एक IIT पास करके गांव में जाकर फार्मिंग कर रहा है और गौ पालन कर रहा है। ऐसे कई उदाहरण मिल रहे हैं। ऐसे इसको फैसिलिटेट करना, बिहार में जो दो चीज़ें टैप करने की ज़रूरत है, जो आगे होना चाहिए, उस पर कुछ कमी रही है। एक, बिहार पर्यटन उद्योग को यदि पकड़ ले तो विदेशों से पर्यटकों, वैशाली, बोध गया, इन दो ही क्षेत्रों में इतनी ताकत है कि बिहार के GDP को 1 से 1.5% बढ़ा दे। दूसरा, एग्रो इंडस्ट्री, बिहार में सामान्य औद्योगिकरण की जगह एग्रो इंडस्ट्री, तो इस तरह से बिहार में जो एक एस्पिरेशन है। दूसरा, बिहार की शिक्षण संस्थाओं में गुणात्मकता की जरूरत है। आज बड़ी संख्या में छात्र कोटा कोचिंग के लिए दिल्ली में ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं, तो जो एक बर्डन बिहार पर पड़ता है, वहाँ का इनकम बाहर जाता है, बच्चे बाहर जाते हैं। तो मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन बिहार के सामने मुद्दे हैं। स्वास्थ्य सबसे टॉप पर रहा, क्योंकि अब नीतीश भी बच गए और बिहार के लोग सोच रहे होंगे वो भी बच गए, मुफ्त वैक्सीन भी तो मिल जाएगी अब। देखिए, एक बात साफ तौर पर, जो लोगों ने मुफ्त वैक्सीन पर एक व्यंग्यात्मक बात कही कि बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, राज्य का चुनाव भारत में संघीय व्यवस्था है। राज्य के चुनाव में वहाँ की पार्टी अपने सरकार की तरफ से वादा करती है। इसका मतलब है कि बाकी बंगाल में भी हम ऐसा वादा करेंगे, बाकी जगह भी वादा करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर करने की जगह क्षेत्रीय स्तर पर वादा होता है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, तो जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था उस टाइम कि अब कभी पूछना हो कि वैक्सीन कब आएगी तो ये पूछो चुनाव कब है। देखिए, राहुल गांधी की अपरिपक्वता कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ रहा है। वंशवादी राजनीति तक तो ठीक था, अब अपरिपक्व राजनीति जब उनके पास आया तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से जब आप निजी तौर पर बात कीजिए तो वह भी ये महसूस करते हैं कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे और हवा के बयार की तरह बात करते हैं। लेकिन राकेश जी, मुफ्त वैक्सीन का चुनावी वादा ये तो वाकई समझ से परे था, ये तो आप भी मानेंगे। मतलब वैक्सीन पार्टी की थोड़ी ना, वो तो देश की है ना। देखिए, पार्टी तो अपने घोषणा पत्र में क्या कह रहा हूं, बताएगी कि हम मुफ्त वैक्सीन। बीजेपी एज ए पार्टी नहीं, बीजेपी ने कहा एनडीए सरकार में आएगी तो सरकार उसका बर्डन, राज्य सरकार वैक्सीन का बर्डन उठाएगी, आम लोगों को वैक्सीन खरीदना नहीं पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं बिजली हम माफ कर देंगे, पंजाब में कांग्रेस ने कहा कि हम बिजली माफ कर देंगे, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी राज्यों में कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाएगी। तो यहाँ हमने किया तो आगे भी करेंगे। वेलफेयर स्टेट, मैं कह रहा हूँ मोदी जी के नेतृत्व में बिजली माफ अलग है राकेश जी, ये महामारी है, ये महामारी है। बिजली माफ अलग है, ये महामारी में भी मौका है। अमन, उसमें मैं इत्तेफाक नहीं। अमन जी, महामारी में ही जनता को ज्यादा आश्वासन चाहिए, जनता को भरोसा चाहिए। और मैं कहता हूँ वैक्सीन और महामारी से लड़ने को जो एक जन आंदोलन बना दिया गया। भारत की सफलता इसलिए है कि यहाँ जो थाली बजाने का लोगों ने मजाक उड़ाया और कैंडल जलाने का, दिया जलाने का मजाक उड़ाया, भूल गए कि इस आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखा, हम बचे रहे संक्रमण से और लोगों को इस महामारी से लड़ने में सरकार और जनता के बीच की दूरी समाप्त कर दी गई। लेकिन सवाल जरूर पूछा गया था ना सर कि वैक्सीन देश की या किसी पार्टी की, मतलब वो तो देश की है ना। तो ताली थाली हम लोग बजा रहे थे, तो देश के लिए बजा रहे थे। बहरहाल बिहार के लोग भी शुक्र वो कर रहे होंगे। चलिए, मुफ्त वैक्सीन जो है मिलने जा रही है बिहार के लोगों को। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। छोटा सा मेरे को जी मधु जी, मुझे एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ। वैक्सीन का वो काम करे ना करे, आई डोंट इवन स्वेयर बाय इट, परंतु जो हेल्थ केयर में गरीबों के लिए जो इंश्योरेंस दी गई है वो रियल है, इसलिए वैक्सीन में उसको जोड़ देना उस हेल्थ पैकेज में। देख, आज तक कभी गरीबों के लिए 5 लाख की किसी भी अस्पताल में वो जो इंश्योरेंस पैकेज है, दैट इज क्रूशल। और अगर आप उसमें कहते हैं कि वैक्सीन भी जुड़ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि आई डोंट बिलीव इन द वैक्सीन। नहीं मैम, चुनावों और वैक्सीन का क्या लेना देना? हेल्थ, चुनाव और वैक्सीन, हेल्थ अलग है। और सर्वाइव, अगर राशन वैक्सीन का क्या लेना देना? 2 रुपए किलो राइस का हो सकता है, तो वैक्सीन तो लाइफ एंड डेथ। बिहार कोई क्यों, उस पे मैं नहीं इत्तेफाक रख सकता। फिर बिहार कोई क्यों, जहां चुनाव वहां। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.